सर इमरान यामीन एएस फिजिक्स डिफॉर्मेशन का चैप्टर। डिफॉर्मेशन के चैप्टर में लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी मैं किसी वजह से नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 से अभी हम लोग आगे चलना चाह रहे हैं। तो जरा देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5। और वेरिएंट के लिहाज से चलें तो अच्छा है, क्योंकि कुछ अरसे बाद ये बुक चेंज हो जाती है तो क्वेश्चन नंबर समझाना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है कि किसी स्प्रिंग पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी लेंथ में चेंज आता जा रहा है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है कि बताइए कौन सा लॉ है जो इन दोनों फोर्स और एक्सटेंशन को रिलेट करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, जो हुक्स लॉ है वो रिलेट कर रहा है। फिर क्वेश्चन है जनाब, कैलकुलेट करें स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है F इक्वल टू के ई। और इस ग्राफ के ऊपर कोई सा भी अच्छा सा पॉइंट पकड़ लें, और अच्छा सा पकड़ लें या जैसा भी पॉइंट पकड़ लें, कोई ना कोई पॉइंट लेना तो पड़ेगा आपको। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, तो इस वाले पॉइंट का फोर्स उठा लें, एक्सटेंशन उठा लें, दोनों को इस फार्मूले में पुट करें। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका आपको मिल जाएगा 140 न्यूटन पर मीटर। आसान सी बात है, इसलिए मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहा इसमें। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट करना है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी के लिए, और स्ट्रेन एनर्जी कहाँ तक, अंटिल 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तक जाना है। तो सर 4 सेंटीमीटर का मतलब है कि इस ग्राफ में 4 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन तक आपने जो ट्राइंगल बना रहे हो, इस ट्राइंगल का कैलकुलेट करोगे एरिया। और बेटा जो एरिया होगा अप टू 4 सेंटीमीटर, उसी से आपको मिल जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स भी नजर आ रही है, एक्सटेंशन भी नजर आ रहा है, बड़े आराम से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे। तो एरिया से आपको मिल जाएगी एनर्जी, और एनर्जी है 0.11। तो इन तीनों पार्ट में कोई समझाने वाली बात नहीं है कि मैं आपका टाइम पास करूं। क्वेश्चन सी में आ जाइए। यहां से आपको पता है अब थ्रस्ट और मुश्किल बातें स्टार्ट हो जाएंगी। एक स्प्रिंग है, एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर का है, और 4 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन पे रहते हुए, 4 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन पर रहते हुए हमने कैलकुलेट कर ली है इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ गया, तो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यार ये है कि वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू अ फिक्स सपोर्ट। सिलेंडर को पानी में सबमर्ज कर दिया, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, लेंथ एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर की है, सारी वैल्यूज दी हुई है। क्वेश्चन है कैल शो दैट अपथ्रस्ट की बात करनी है। अपथ्रस्ट बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए जरा होश सुनिए। कह रहे हैं सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। ये बताइए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होती हैं। तो इस सिलेंडर का बेटा वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, इस लिक्विड का अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड, और इस रस्सी में टेंशन होगी जो एक्ट कर रही होगी अपवर्ड। सिस्टम बैलेंस है इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब टेंशन और अपथ्रस्ट का सम, इट इज इक्वल टू वेट। क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेट करना है अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट बराबर होगा वेट माइनस टेंशन। अब वेट कितना है, तो क्वेश्चन में बेटा वेट दिया हुआ है, वेट है बेटा 6.20 माइनस टेंशन। टेंशन के लिए अल्हान आप हमें बताइए कि क्वेश्चन में टेंशन कैसे उठाओगे। बेटा अल्हान, आप क्वेश्चन में बिल्कुल शुरू से मेरे साथ हो, आप बता सकते हैं टेंशन कैसे कैलकुलेट करूंगा। ये हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5। आपकी बुक में 7 होगा। और अल्हान ने भी यकीनन अपने पास पेपर की बुक में, पास पेपर की बुक में देख लिया बेटा। अल्हान आप पास पेपर की बुक लेके बैठे हुए हो ना। अच्छा अच्छा, अभी नहीं है, चले। अच्छा, मैं आपका वो वाली वाली बात मुझे याद आ गई। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त उसने दी हुई है कि एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर की है। यार अगर 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है ना, तो इस 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पर आप फोर्स पे चले जाओ। और जब आप फोर्स पे जाओगे ना, तो यहां से आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, जो वैल्यू मिलेगी, इट विल बी द टेंशन 4 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन पर
यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस वैल्यू इज 5.6। 6 से 3 डिवीजन नीचे आ रहा है तो इट इज 5.6। तो वेट है 6.2, टेंशन है 5.6। जब आप बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस आ जाएगा 0.6 न्यूटन। और यही उसने शो दैट करने को कहा है। तो जरा लिख दीजिएगा जनाब, अब थ्रस्ट आ गया हमारे पास 0.60 न्यूटन। अच्छा जी, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर। अगर अपथ्रस्ट पता हो तो डिफरेंस इन प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको याद दिलाऊं कि सर जो अपथ्रस्ट होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स है और फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू प्रेशर होता है। तो अगर अपथ्रस्ट फोर्स है तो पक्की बात है कि अपथ्रस्ट प्रेशर डिफरेंस और एरिया का प्रोडक्ट होता है। ठीक है जनाब, प्रेशर डिफरेंस और एरिया का प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। बताइए बेटा, अपथ्रस्ट अभी अभी निकाला है, अपथ्रस्ट है 0.60, प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एरिया सर एरिया भी उसने दिया हुआ है, एरिया बेटा 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो एरिया 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3, अपथ्रस्ट ऑलरेडी गिवन है। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके रिजल्ट आ जाएगा 500 पास्कल। तो जो फार्मूले अगर आपको पहले से आते तो फार्मूले पुट करते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। फिर कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है। तो लिक्विड की डेंसिटी निकालने के लिए लिक्विड का मास और वॉल्यूम नहीं बल्कि अपथ्रस्ट के फार्मूले में ही अगर ले जाऊं तो क्या हमजा आपको याद है कि अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा? अपथ्रस्ट के दो फार्मूले जहन में रखिएगा, प्रेशर डिफरेंस और एरिया का प्रोडक्ट भी होता है। और अपथ्रस्ट का फार्मूला बेटा क्या होता है, हमजा बताइए। रॉ जी वी, रॉ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। ठीक है जनाब, रॉ जी वी इट इज द फॉर्मूला ऑफ अपथ्रस्ट। बेटा अपथ्रस्ट 0.6 है, लिक्विड की डेंसिटी बेटा कैलकुलेट करना है, जी 9.8 है, ऑब्जेक्ट यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का एरिया बेटा अभी अभी हमने सवाल में लिखा है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये एरिया है। एरिया के बाद मुझे चाहिए लेंथ, लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब एक्सपोनेंट -2, 5.8 सेंटीमीटर। और बेटा जब सारे नंबर्स को सॉल्व करके लिक्विड की डेंसिटी निकालोगे तो बेटा कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज लिखनी है, सॉल्व करोगे तो बेटा बड़े आराम से रिजल्ट आ जाएगा 880, 880। तो फार्मूला शीट अगर किसी बच्चे को याद है तो फार्मूले पुट करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। और बेटा अगर फार्मूले याद ना हो तो बेटा हम जितनी भी एफर्ट कर लें आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। अभी हमजा बेटा आपको फार्मूला याद आया नहीं यार अपथ्रस का, हमजा बताइए। फार्मूला यार फौरन याद आना चाहिए ना बेटा। अब तो हम बोले बोले अच्छा अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। लेकिन ये कि बेटा फार्मूले अच्छी तरह फ्लुएंसी मिला है। क्वेश्चन का डी पार्ट, हाँ बेटा बोले आयुष। 5.8 एक्सपोनेंट -2 इट इज द एरिया। अच्छा एरिया 5.8 नहीं है, मैंने लिखा नहीं सॉरी, ये लेंथ है, लेंथ है इसको देखो आयुष, ये क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर? बट आयुष व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर? लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर। हाँ, and the area is 1.2 exponent -3 and length is 5.8, so I wrote 5.8 and it is centimeter, so I wrote exponent -2। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहे हैं द लिक्विड इन सी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लिक्विड ऑफ ग्रेटर डेंसिटी। नाउ डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, now density is increased, and you know that upthrust depends upon density of liquid. Then obviously if density of liquid is increased, then obviously it will increase upthrust, it will increase upthrust, तो upthrust increase हो जाएगा।
लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो अब थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर अब थ्रस्ट इंक्रीज हो गया तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन, सर स्प्रिंग का एक्सटेंशन डिक्रीज हो जाएगा। भाई एक्सटेंशन ड्यू टू द वेट है, ठीक है ना। और जो है वेट नीचे एक्ट कर रहा है, टेंशन और अपथ्रस्ट ऊपर एक्ट कर रहा है। अगर अपथ्रस्ट कम हो जाएगा, सॉरी अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, सर अगर ये चीज बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वेट का अफेक्ट कम हो जाएगा, और वेट का अफेक्ट कम होने का मतलब स्प्रिंग की एक्सटेंशन कम हो जाएगी। तो यार ये पूरा का पूरा सवाल ईमानदारी की बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन है मार्च 2021 कि इसमें फॉर्मूले उसने पूछ लिए सारी, लेकिन पूरा चैप्टर पूछ लिया उसने, ऐसी बात पूरा चैप्टर उसने पूछा है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। फार्मूला शीट जिस बच्चे को आती हो आराम से सवाल करता चला जाएगा। अच्छा जी, नया सवाल उठाना चाहते हैं, और इस क्वेश्चन को भी अगर आपके पास बुक है तो बेटा उस बुक के अंदर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक स्प्रिंग का वन एंड कंप्रेस कर दिया, फोर्स लगा रहे हैं दूसरे एंड से, वेरिएशन ऑफ फोर्स और कंप्रेशन इसको इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक। कंप्रेशन एक्स है, ठीक है ना, और ये कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी, कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अ कंप्रेशन ऑफ 0.04 इज प्रोड्यूस जब फोर्स F1 लगी हुई है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट 800 है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कैलकुलेट F1, F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सर F इक्वल टू के एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी हो सकता है कंप्रेशन भी होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। बेटा के की वैल्यू गिवन है 800, एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वैल्यू गिवन है 0.045, और बेटा जब इन दोनों को आप करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है सीधा सीधा 36। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, एफ इज इक्वल टू के ई। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या रहे, शो दैट फॉर अ कंप्रेशन ऑफ दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दिस। तो यार इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है इसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दो फार्मूले, या तो हाफ एफ ई से कर लो या हाफ के ई स्क्वायर से कर लो, एक ही बात है। तो जनाब अगर मैं हाफ एफ ई से करूं तो फोर्स है 36 न्यूटन जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए, और एक्सटेंशन है यही वाला नंबर दैट इज 0.045। तो फोर्स भी पता है, एक्सटेंशन भी पता है, और बेटा इसको इस फॉर्मूले में रख के जब आप सॉल्व कर लेते हो तो जो बोला हुआ शो दैट, तो आना वही है आंसर इसका, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट तो इसके शुरू के बिल्कुल सीधे सीधे से थे। देखिए आगे शायद कोई मुश्किल बात करे, कह रहे हैं अ चाइल्ड टॉय यूजेस द स्प्रिंग दिस टू लॉन्च अ बॉल ऑफ मास इतना वर्टिकली इनटू द एयर, ठीक है जनाब। अब आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी का चक्कर आ जाता है। अच्छा, द बॉल इज इनिशियली हेल्ड अगेंस्ट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विच हैज कंप्रेशन ऑफ 0.045 मीटर। यार ये बताइए अगर स्प्रिंग इतना कंप्रेस हुआ है तो पक्की बात है उसके अंदर इतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब वो बॉल या चाइल्ड टॉय ऊपर किसी बॉल को उछालेगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और लिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इतनी है। अच्छा, द टॉय कन्वर्ट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, यूज द इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ दिस कन्वर्जन। अच्छा जी, एक नंबर का सवाल है, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इनपुट और आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या मिल रहा है सर, आउटपुट है काइनेटिक एनर्जी। आउटपुट क्या है सर, आउटपुट है काइनेटिक एनर्जी, बॉल का ऊपर उछलना आउटपुट है, आउटपुट काइनेटिक एनर्जी है। इनपुट पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमने इसको दी हुई है 0.81। अब बेटा जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे और अगर परसेंटेज में इसने सिंबल दिया हुआ है तो वी शुड मल्टीप्लाई। अब बेटा जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसका रिजल्ट आएगा 89%, ठीक है जनाब। इनपुट पोटेंशियल एनर्जी है, बॉल का ऊपर उछलना, आउटपुट काइनेटिक एनर्जी है, वगैरह वगैरह। फिर कह रहे हैं जनाब डिटरमाइन इनिशियल मोमेंटम एज द बॉल लीव्स। इनिशियल मोमेंटम बताइए, मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं।
तो सर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो तो काइनेटिक एनर्जी से हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? किसी बच्चे को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बेटा आपस में कनेक्शन पता है? अल्हान, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो? नहीं पता है जी? नहीं नहीं, वो तो है। नहीं वो तो है, लेकिन इनके यार इनके ना जीसीई में एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ कनेक्ट करता है। इसलिए मैं अलान को तंग कर रहा हूँ। अलान मुझे अगर बता दे। अलान भाई मुझे नहीं लग रहा बता रहे। अलान जरा सुनिए, काइनेटिक एनर्जी का यार फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फार्मूला है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं, और ये आपकी बुक में है, मतलब पास पेपर में है, इसलिए बता रहा हूँ, जरा सुनना। सर एम से मल्टीप्लाई कर दें, एम से डिवाइड कर दें, एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये तो बन गया 1/2m। और एम यानी मास मुझे पता है, मास मुझे पता है। इसको जरा देखना है अलान, एम इंटू एम इट बिकम्स एम स्क्वायर, एम इंटू एम एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, इट मेक्स एम वी होल स्क्वायर। एम एम स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर बना दिया। और जब बेटा होल स्क्वायर बनाया तो भाई इनके जीसीई में ये फॉर्मूला है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये आ गया भैया मोमेंटम, ये आ गया मोमेंटम। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अलान बताओ यार, ये वाला फार्मूला मैंने तुम्हें पता नहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया होगा यार अलान, याद नहीं आ रहा। अच्छा चले भाई, बाकी सारे बच्चे इस बात को नोट कर लें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी है 0.72 और तुमने मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी 0.72 डिवाइड वाला 2m उधर आके मल्टीप्लाई, 2 ये रहा, एम एम सर ये रहा, एम है 0.02। मोमेंटम में बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो स्क्वायर उधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और कोई बच्चा मुझे इसका अंडर रूट कैलकुलेट करके बताए कि क्या 0.17 आ रहा है। इसको जरा करना, क्योंकि मैंने इसको इस फार्मूले से किया है। इसको एक दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला है अपनी जगह सही। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी आएगा, दूसरे तरीके से भी आएगा। पर इनके यहाँ जीसीई में ये वाला फार्मूला है, तो मैं इन बच्चों को दिखाकर ये वाला फार्मूला इनके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बिटवीन एक रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बिटवीन एक रिलेशन है, और वो रिलेशन है के ई इज इक्वल्स टू 1/2m पी स्क्वायर। इट इज द रिलेशन। तो बड़ा इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है जी हमजा बेटा, ये फार्मूला कॉपी कर लीजिएगा। ये फार्मूला आता है पेपर में, कई जगह यूज होता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन के ई एंड मोमेंटम। और इसको भी बेटा अगर कॉपी कर लिया हो, तब क्वेश्चन का एक और पार्ट है, सी पार्ट। द बॉल इन बी लीव्स द टॉय एट पॉइंट ए। अच्छा जनाब, ये टॉय आप समझ रहे हैं, नीचे टॉय के नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग से बॉल को ऊपर उछाला जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है। जब बॉल को ऊपर उछाला गया, तभी आपको याद होगा बॉल को जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो 0.72 जूल मिली हुई है। पॉइंट ए पर बॉल को काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है 0.72, और इतनी काइनेटिक एनर्जी को लेके बॉल ऊपर भाग रही है और ए से पहुंच गई है बी तक। ए से पहुंच गई है बी तक। कह रहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0.60 उसमें आई है जब ए से बी तक गई है। एच पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं एच कितने हाइट तक गई है। अच्छा जी, ये बताइए काइनेटिक एनर्जी आपने दी है, और बेटा वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, कुछ कहीं और भी जाया हो रही है। कह रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी उसको मिली वो इतनी मिली है। ठीक है जी, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए।
पोटेंशियल एनर्जी है 0.60। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और इतनी पोटेंशियल एनर्जी को लेकर h कैलकुलेट करना है। तो h कैलकुलेट करने के लिए इसको mg से डिवाइड कर दो। m कितना है बेटा? मास है इसका 0.020 मास हो गया। ग्रेविटी 9.8 हो गई। बहुत ही सिंपल सा यहाँ तक का क्वेश्चन है। h सॉल्व करोगे तो h का रिजल्ट आ रहा है जनाब 3.1 मीटर। 3.1 मीटर। अब जो काम की बात है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी थी 0.72, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में वो टोटली कन्वर्ट नहीं हुई। क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? तो क्वेश्चन में पढ़े। क्वेश्चन में लिखा है सर, जब वो ऊपर जा रही थी तो उसको मिल रही थी एयर रेजिस्टेंस, और जब एयर रेजिस्टेंस मिल रही हो तो जरा देखिएगा, बॉल को आपने दी काइनेटिक एनर्जी, बॉल ऊपर भाग रही है, पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल कन्वर्जन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जाया हो रही है वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस में। काइनेटिक एनर्जी जो बॉल को दी है वो है 0.72। पोटेंशियल एनर्जी में जो कन्वर्जन हुआ है इट इज 0.60। वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जितने हाइट तक बॉल ऊपर गई है, जितने हाइट तक उसने एयर को फेस किया है, एयर को फेस करने की हाइट, और एयर को फेस करने की हाइट है 3.1 मीटर। तो बेटा कैलकुलेटर में इन दोनों नंबरों को माइनस करना है, माइनस करके 3.1 से डिवाइड करना है, और जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा बेटा 0.039 न्यूटन। तो क्वेश्चन में बेटा कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं आ रही कि मैं रुकूं, सीधे सीधे फार्मूला लग रहे हैं और सीधा सीधा सवाल आगे भाग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं व्हेन देयर इज एयर रेजिस्टेंस द बॉल टेक्स टाइम t to move from A to B. State and explain whether the time taken for the ball to move from A to its maximum height will be more than, less than, or equal to time t if there is no air resistance. क्वेश्चन है यार, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो क्या होता? सर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो बॉल और ज्यादा हाइट तक जाती, और कॉमन सेंस की बात है, जब और ज्यादा हाइट तक जाती तो वो और ज्यादा टाइम लेती। तो क्वेश्चन ही यही है कि बताइए जो टाइम लगेगा बॉल को ए से मैक्सिमम हाइट तक जाने में, वो टाइम ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर है, अगर एयर नहीं हुई तो देयर विल बी मोर हाइट, देयर विल बी मोर हाइट, मोर टाइम। ज्यादा हाइट तक जाएगा, ज्यादा टाइम तक जाएगा, ठीक है। और उस पर वैसे भी अगर आप और करें तो नेट फोर्स अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है जनाब। जब नेट फोर्स कम हो गई, नेट फोर्स, सॉरी रेजिस्टिव फोर्स कम हो गई, तो रेजिस्टिव फोर्स कम होने की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स कम होने की वजह से उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कम हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स कम हो जाएगी। रेजिस्टिव फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो खैर किसी भी तरीके से लिख दें, काम की बात इजिएस्ट वे में ये है कि बॉल ज्यादा हाइट तक जाएगी। अगर एयर नहीं है, रोकने वाली एयर नहीं है, तो बॉल ज्यादा हाइट तक जाएगी और ज्यादा टाइम लेगी। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन करें। हाँ बेटा आयुष, आप मुझे जल्दी से स्ट्रेस की डेफिनेशन सुनाइए बेटा। व्हाट इज स्ट्रेस? आयुष, ठीक है जी। एंड स्ट्रेन की डेफिनेशन बताइए बेटा। व्हाट इज स्ट्रेन? एक्सटेंशन या चेन ऑफ लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है जी। बी पार्ट पर आ जाए बेटा। एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मेटल वायर पर, और मेटल वायर का यंग मॉडुलस मालूम करना है। और यंग मॉडुलस मालूम करने के लिए आपको एक ग्राफ दे दिया है। ग्राफ में यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे एक्सटेंशन है। मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स टू द वायर इज F1, ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स है। ग्रेडियंट G है। वायर इनिशियल लेंथ L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है। पूछ क्या रहा है जी
कह रहे बड़ा ही बच्चों वाला सवाल कर रहा है, बोल रहा भाई यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिख के दिखाएं। तो भाई यंग मॉडुलस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है जनाब। अब इस फॉर्मूले में यार ऐसा करो कि फोर्स और एक्सटेंशन इसको किसी तरह से एक तरफ करवा दो। जब एक तरफ करवाओगे तो जरा देखिएगा बेटा, फोर्स और एक्सटेंशन एक तरफ कर दिया मैंने, लेंथ और एरिया एक तरफ कर दिया। वजह, सर फोर्स और एक्सटेंशन का रेशो इट इज ग्रेडियंट, इट इज ग्रेडियंट। और अगर ये ग्रेडियंट है तो एफ अपॉन एक्स की जगह लिख दो ग्रेडियंट, एल ऐसे ही है, ए ऐसे ही है। तो भाई बस उनकी ख्वाहिश है कि इस तरह इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो बस ठीक है, हमने इक्वेशन लिख के दिखा दी। यंग मॉडुलस होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। वो कह रहे हैं इस यंग मॉडुलस को इन तीन वेरिएबल की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हमने देखिए इन तीन की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। उसके बाद है जनाब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक स्टूडेंट ने रिपीट किया है इस एक्सपेरिमेंट को एक नए तार के साथ। ठीक है जनाब, एक नए तार के साथ। ठीक। अच्छा, अब आपको एक हेडिंग होती है जो मैं बार बार बोलता हूं, मैंने आपको एक वीडियो दी हुई होती है, सेम को काटो। तो अगर वो वीडियो आपको आती है तो यकीनन आप सवाल समझ लेंगे, नहीं तो आप परेशान बैठे रहेंगे। कह रहे एक नया तार है जिसका डायमीटर ट्वाइस है पहले तार से, इनिशियल लेंथ मेटल अनचेंज, लेंथ वही है, मेटल वही है। सही है जी। ड्रॉ द ग्राफ, नया ग्राफ बना के दिखाना है। एफ इजिकल्स टू जीरो से F1 तक, एफ इजिकल्स टू जीरो से F1 तक नया ग्राफ बनाना है। ठीक। यार ये बताइए कि यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक। अब जरा मुझे बताइएगा कौन कौन सी चीजें इसके अंदर सेम है। सर इनिशियल लेंथ सेम है, तो लेंथ को काट दो। मेटल सेम है, मटेरियल सेम है, यंग मॉडुलस को काट दो। ठीक है जनाब, दो चीजें सेम है। एफ इज इक्वल टू जीरो से F1 तक जाना है, यानी फोर्स भी सेम है, सेम फोर्स है। ठीक है जनाब। अब आप कैलकुलेट कर लो एक्सटेंशन। जरा ई को बेटा, स्मॉल ई को सब्जेक्ट बनाओ। स्मॉल ई को मैंने सब्जेक्ट बनाया, ये बन गया 1 अपॉन एरिया। और एरिया को बेटा डायमीटर की फॉर्म में लिखो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। इसमें भी देखो पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो बाकी बचा 1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है जनाब। इस 1 अपॉन डी स्क्वायर को लेके जरा देख लें कि इसका एक्सटेंशन कितने डिवीजन पे आ रहा था। तो जरा यहां से यहां तक कि डिवीजन काउंट करके कोई बच्चा मुझे बताए कितने डिवीजन पे आ रहा है। 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिवीजन तक आ रहा है। बोले जी जी ठीक है, 16 डिवीजन तक आ रहा है। अच्छा बेटा, ये एक्सटेंशन आ रहा है 16 डिवीजन तक। कह रहे हैं अब इन्होंने डायमीटर को कर दिया है डबल, ट्वाइस डायमीटर कर दिया है। बेटा अगर ट्वाइस डायमीटर करोगे तो ट्वाइस डायमीटर में नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 नंबर नया आ जाएगा। और अब 4 नंबर नया आ जाएगा तो एक्सटेंशन आ जाएगी बेटा 4 नंबर पे। 4 डिवीजन पर एक्सटेंशन आ जाएगी, 4 डिवीजन पर एक्सटेंशन फॉर द सेम फोर्स एक्सटेंशन, फॉर द सेम फोर्स F1 एक्सटेंशन 4 डिवीजन पर आ जाएगी। 1 2 3 4, 4 डिवीजन पर एक्सटेंशन आ जाएगी। और जो ग्राफ होगा बेटा, जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, जो शुरू होगा यहाँ से और खत्म करेगा यहाँ पर। तो अगर आपने वीडियो मेरी देखी हुई है सेम को काटो तो बात समझ में आ जाएगी, सेम को काटो नहीं देखी हुई तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं आपको बात समझा ही नहीं पाऊंगा। हाँ बताइए बेटा हमजा, कि सेम को काटो वाला जो मैकेनिज्म मैं सिखाता हूँ उस वीडियो को देख के आपने पक्का करा हुआ है? जी बेटा हमजा, हमजा भाई।
हमजा, मुझे लग रहा है हमजा हमारे साथ नहीं है। अल्हान भाई आप बैठे में, एक दफा और समझा देता हूँ। क्या ये वाली बात ग्राफ वाली समझ में आई जो मैंने काम किया? अच्छा चलिए वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। यार देखिए, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एक्सटेंशन, एरिया, एरिया होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लेंथ। ठीक, ये पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप देखो क्या क्या चीज जो है पुराने वायर और नए वायर में सेम है। तो अब जरा देखना, कह रहे इनिशियल लेंथ अनचेंज है, तो मैंने लेंथ वाले फैक्टर को काट दिया। मेटल अनचेंज है, यंग मॉडुलस को मैंने काट दिया। पाई कांस्टेंट है, फोर्स फोर कॉमन है, मतलब सेम है। फोर्स भी उतनी लगा रहे हो, 0 से F बनता है, ये भी सेम है। खाली मैंने कहा एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बना लो, तो एक्सटेंशन हो गया 1/d²। ठीक है ना, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। और ये जो एक्सटेंशन है, मैंने ग्राफ में देखा कितने डिवीजन पर आ रही है, 16 डिवीजन पर आ रही है। ठीक, तो ये तो हो गया पहले तार का। अब जरा दूसरे तार पर आना, नए तार पे। जो न्यू वायर है सर, उस न्यू वायर के लिए एक्सटेंशन निकालना है, और कोई एक वेरिएबल होगा जो उसने चेंज करा होगा। क्या चेंज करा है तो पढ़ो। लिखा सर डायमीटर ट्वाइस करा है, डायमीटर ट्वाइस करा है। तो जहां बेटा डायमीटर लिखा हुआ है, इस डायमीटर की जगह मैंने लिख दिया 2D। ठीक है ना। अब जरा यार अलान चेक करो, ये वाला 2 और ये वाला स्क्वायर मिलकर क्या बन गया, 4 बन गया। और पुरानी एक्सटेंशन कितनी थी, 16। तो 16 को 4 से डिवाइड करो तो क्या बाकी बचा, 4। इसका मतलब है सेम फोर्स F1 पर एक्सटेंशन 4 डिवीजन की होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 डिवीजन काउंट करे, और 4 डिवीजन काउंट करके ये ग्राफ बना दिया। तो ये जो ग्राफ है ये दूसरे वायर का है। और फिर मैं सारे बच्चों से बोलूंगा कि सेम को काटो वाली वीडियो को पक्का कीजिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मैं वो वाला मैकेनिज्म बहुत यूज करूंगा। कई जगह पे वो मैकेनिज्म बार बार यूज करूंगा कि जो क्वांटिटी सेम होती है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिन दो क्वांटिटीज का रिलेशन पढ़ना होता है खाली उसे लेके चलते हैं। अगर मैं सारे वेरिएबल साथ में लेके घूमूं तो मेरे लिए तो अजाब हो जाएगा। अलान भाई बात समझ रहे हैं? सारे वेरिएबल लेके नहीं बैठ सकते हम लोग। ठीक है, तो जो वेरिएबल सेम है उसको काट दो, और जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन कंट्रोल में आ जाता है और सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, सिद्रा बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है सिद्रा? ठीक है बेटा, आपको भी समझ में आई बात, ये वाली नहीं आई? थोड़ी सी आगे, सेम को काटो कितनी दफा वीडियो देखी हुई वाली? एक दफा देखिए, 2 दफा देखिए, सेम को काटो। बेटा एक दफा और देख लो ना, एक दफा बेटा इसको और देख लो, क्योंकि वो मेथड मैं कई जगह यूज कराऊंगा, उस मेथड को जरूर देखिए। अच्छा जी, हमजा भाई अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं कर पाए, या तो उनके माइक्रोफोन में कोई इशू हो गया है या शायद ड्रॉप हो गए, वरना वो मुझे बता देते हैं मेरी बात को। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या रहे हैं, another student repeats the original experiment in B1, increasing the force beyond F1। F1 से भी आगे चले गए। ठीक है जनाब। अच्छा जी, और आगे चले गए और न्यू फोर्स F2 तक पहुंच गए, F2 तक पहुंच गए, और ग्राफ की शक्ल ये वाली बन गई है। ठीक है, शेड एन एरिया दैट रिप्रेजेंट द वर्क डन टू एक्सटेंड द वायर व्हेन द फोर्स इज इंक्रीज फ्रॉम F1 टू F2। F1 से F2 तक जब फोर्स इंक्रीज की है, F1 से F2 तक, तो बताइए वायर को एक्सटेंड करने में कितना एरिया यूज हुआ है, और उतने एरिया को आपने शेड करना है। तो यार ये F1 है और ये आपका F2 है, और इसी पोर्शन में आपने शेडिंग करना है। तो आपके पास अगर बेटा बुक है तो इसके अंदर ये शेड कर दीजिए। F1 से F2 तक जाते हुए कितना वर्क डन किया गया। Explain how the student can check that the elastic limit of the wire has not exceeded when force F2 was applied।
जी, किस तरह से स्टूडेंट इस बात को चेक कर सकता है, किस तरह से स्टूडेंट इस बात को चेक कर सकता है कि जनाब वो जो इलास्टिक लिमिट है वो क्रॉस हो गई है नहीं। एक्सप्लेन करना है, ड्राइंग नहीं करना है जी। एक्सप्लेन करना है, ड्राइंग नहीं करना। तो इलास्टिक लिमिट बेटा अगर क्रॉस हो चुकी हो तो क्या खास बात होती है, तो गौर से सुनिए सर। अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी होगी तो सर सारी फोर्स जब आप रिमूव कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन सारा खत्म हो जाएगा और वो बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगा। तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं अगर वो स्टूडेंट रिमूव कर दे फोर्स F2 को, अगर देयर इज नो एक्सटेंशन, देयर इज नो एक्सटेंशन, अगर उसमें एक्सटेंशन नहीं आई और वो ओरिजिनल पर वापस आ गया, यूं के मतलब दो बातें लिख रहा हूं, ऐसा लिख दें या यूं कह दें कि फोर्स को मैंने रिमूव किया और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, वापस आ गया अपनी ओरिजिनल शेप पर, ओरिजिनल साइज पर, तो इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर स्प्रिंग ने इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं की होगी तो अप्लाइड फोर्स रिमूव करने पर, अप्लाइड फोर्स रिमूव करने पर उसकी सारी एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी, या ये कहें कि वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाएगा। स्प्रिंग का अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाना और उसकी सारी एक्सटेंशन का खत्म हो जाना इस बात को शो करेगा कि उसने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी है या नहीं की है, ये बात पता चल जाएगी। ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। चौथा पार्ट इसका और बाकी है बेटा, जरा इसके लास्ट पार्ट पे आ जाए। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि each student in the class perform the experiment in B2. The teacher describe the value of Young modulus calculated by student as having high accuracy and low precision. Explain what is meant by low precision. तो चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, प्रेसेशन क्या चीज होती है। प्रेसेशन का मतलब होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन की है सबका रिजल्ट एक दूसरे के बहुत करीब करीब आना चाहिए। अगर करीब करीब आएगा, पहले स्टूडेंट ने रिजल्ट निकाला 5.4, दूसरे का आया 5.3, एक और का आया 5.1, एक का आया 5.2, एक का आया 5.1, ये सारे के सारे रिजल्ट बहुत करीब करीब है। करीब करीब है तो इट इज हाई प्रेसेशन। लो प्रेसिशन का मतलब एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया 5.4, एक का आया 6.4, एक का आया 2.2, ये सारे के सारे बहुत दूर दूर रिजल्ट है। तो जब वैल्यूज की रेंज बहुत बड़ी होती है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है अगर उसकी लार्ज रेंज है तो इट इज लो प्रेसिशन। और अगर सारी की सारी रीडिंग्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, इफ द वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन इट इज हाई प्रेसिशन। इफ द वैल्यूज आर स्कैटर्ड from each other then it is called low precision। तो वैल्यूज का scattered होना, if values are scattered from each other, किसी स्टूडेंट का कोई रिजल्ट आ रहा है, किसी दूसरे स्टूडेंट का कोई दूसरा रिजल्ट आ रहा है, दूर दूर है, वैल्यूज आर स्कैटर्ड, तो इट इज लो प्रेसिशन। या हम कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज जिसकी रेंज बहुत ज्यादा हो, वैल्यूज हैव अ लार्ज रेंज, ऐसी वैल्यूज जिसकी रेंज बहुत ज्यादा होगी, वैल्यूज दूर दूर होंगी, जैसे भी मैंने बताया 2.2, 5.1, 6.4, वैल्यूज दूर दूर है तो इट इज लो प्रेसिशन। तो ये चैप्टर नंबर 1 का एक सवाल उन्होंने बीच में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं जी, मेरे ख्याल में ये आखिरी सवाल है नए वाले सवालों में से। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखिए, पहले कह रहे हैं स्टेट हुक्स लॉ। तो बेटा जब कभी हुक्स लॉ का आएगा तो वही वाली बात है कि स्ट्रेच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एक्सटेंशन within limit of proportionality, within limit of proportionality। अच्छा जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग शो दैट करना है, इतनी है जब कंप्रेशन 16 सेंटीमीटर है। तो वाकई P2 के अंदर सवाल जितने आसान दिए जाते हैं P1 में उतने ही खतरनाक सवाल है। P1 आपको मैं करा चुका हूँ, P1 में आपने देखा होगा क्या तबाही मचाई है उन्होंने।
और P2 के सवाल देखें कितने सिंपल चल रहे हैं कि सीधा सीधा ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, ट्राइंगल का एरिया निकालोगे 0.64 आ जाएगा, खत्म बात। सी पार्ट जरा देखते हैं, शायद सी पार्ट के अंदर कोई मुश्किल बात कर दें। सी पार्ट के अंदर क्या करना है जरा सुनिएगा। सी पार्ट में एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। बता बेटा, जब आपने स्प्रिंग को किया कंप्रेस तो स्प्रिंग के अंदर आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और कह रहे हैं स्प्रिंग कंप्रेस हुआ हुआ है 16 सेंटीमीटर, कार का मास इतना है, और कंप्रेस स्प्रिंग के साथ एक छोटी सी कार लगी हुई है। फिर स्प्रिंग को आपने छोड़ दिया, कार फॉरवर्ड भाग रही है, और कार भागती हुई पहुंच गई पॉइंट एक्स से, आपने उसको रिलीज किया, और कार भाग रही है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जबरदस्त जनाब, स्प्रिंग ने अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी कार की काइनेटिक एनर्जी में दे दी है। जबरदस्त आइडियल बात हो गई। अब पूछ क्या रहा है, कह रहे स्पीड बताइए कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो जरा गौर से सुनना बेटा, स्प्रिंग में जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, सारी की सारी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, लिखा हुआ है जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के ई। तो या तो स्प्रिंग का के बताना चाहिए, स्प्रिंग यही वाला है, और इसका जो के होगा ना जनाब, वो के हाफ के ई से क्यों निकाले, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो वो ऊपर कैलकुलेट करवा चुका है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसने कैलकुलेट करवाई हुई है 16 सेंटीमीटर पे, जी हाँ सर, 16 सेंटीमीटर पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाई हुई है 0.64। तो 0.64 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, 0.64 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और यही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा हाफ एम वी स्क्वायर में खुद बताइए, मास भी गिवन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है। आप सॉल्व करोगे आराम से स्पीड आ जाएगी, और जनाब इसकी स्पीड आ रही है जी 4.1, इसकी स्पीड आ रही है जी 4.1, ठीक है जी। 0.64 इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो करवा चुके हैं, और उसी 0.64 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर मैंने लिखा, वैल्यूज मैंने पुट नहीं करी, आसान सा सवाल है, स्पीड आ जाएगी। अब जरा आगे चलें, शायद कुछ मुश्किल बातें हो जाए। कह रहे जनाब कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द लूप। 3 मार्क का क्वेश्चन है जी, 3 मार्क का। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इस जगह पे, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक। अब इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये वाली बात भी समझ लें कि एक टॉय कार यहाँ से यूं भागती हुई ऊपर जा रही है, और अब कार यहाँ से नीचे से ऊपर यूं भागती भी जा रही है, तो इन्होंने जो बातें बताई हुई हैं वो भी आपके सामने हैं। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं, सिद्रा बेटा आप मुझे बताएंगे ये जो वर्टिकल लूप नजर आ रहा है, इस वर्टिकल लूप की हाइट कितनी होगी बेटा? बेटा आप मुझे बताएंगे इस वर्टिकल लूप की हाइट कितनी होगी बेटा? बेटा आप हमें बताएंगे, हाँ कितनी होगी? 0.24 होगी, जबरदस्त। भाई इसका रेडियस सर 0.12 है, अगर इसका रेडियस 0.12 है तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट होगी 0.24, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हुआ क्या जनाब, अब हुआ ये कि इसने, इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, अभी इसने बताया ना पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ से चल के ये पहुंच गया टॉप पर, और जब टॉप पर पहुंचा तो टॉप पर पहुंचकर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसका मैं नाम रख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, जो एक्स पर है वही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी टॉप पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा बताइए एक्स पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो सर एक्स पर काइनेटिक एनर्जी थी 0.64, ठीक है ना। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में आई, और यही काइनेटिक एनर्जी 0.64 है। सर एक्स पर काइनेटिक एनर्जी है 0.64, सर टॉप पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब ये mgh बेटा प्लस का है, इसको उधर ले जाओ, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.64 काइनेटिक एनर्जी माइनस mgh। m कितना है, m है 0.076, 0.076, ग्रेविटी 9.8, हाइट 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो एक्सपोनेंट -2 लगा दिया, और इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करते हो तो ये बनता है 0.18, और जब माइनस करते हो तो ये बनता है 0.46, 0.46। और अब ये 0.46 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो क्वेश्चन है कि बताइए काइनेटिक एनर्जी अब आपको पता है, इस काइनेटिक एनर्जी को ध्यान में रखते हुए पूछ रहे हैं बताइए कार की वहां पर स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी पता है सर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बेटा पता है 0.46 है, डिवाइड वाला 2 वाला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कार का मास 0.076 है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर, डिवाइड करोगे, अंडर रूट करोगे, सॉल्व करोगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम लंबा नहीं करना चाह रहा, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ रहा है जी 4.1। ठीक है जनाब, काइनेटिक एनर्जी 0.46, अब ये भी कैलकुलेट की है, डिवाइड वाला 2 हमारा के मल्टीप्लाई, और ये रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन आ जाएगी, इन प्रैक्टिस रेजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शन है, एयर है, और अगर ये सब कुछ है तो कह रहे हैं इन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी जब y पर पहुंचती है ना, तो y पर काइनेटिक एनर्जी 0.23 जूल कम हो जाती है x वाली काइनेटिक एनर्जी से। क्या मतलब, x पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, x पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी और y पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों में 0.23 का डिफरेंस आ गया है। ये सेंटेंस को मैंने यहाँ लिखा है, x पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, x पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, y पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, कितनी कम हो गई है, 0.23। पूछ क्या रहे, कैलकुलेट करो रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये बताइए इसी इक्वेशन को लेकर x पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है y पर, अच्छा y टॉप पे नहीं है, सॉरी y इस जगह पर है, y इस जगह पे जी, y इस जगह पे, टॉप की बात नहीं कर रहा, जरा टॉप को हटा दीजिए बेटा, क्वेश्चन में से मैंने टॉप को हटा दिया, यानी मैं इस एरो को हटा रहा हूँ, मैं समझ रहा था इसकी बात कर रहा हूँ ऊपर जाने की, वो y की बात कर रहा है। तो x पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है y तक काइनेटिक एनर्जी जाना, प्लस वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। अब आप बताइए बेटा इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है, x वाली काइनेटिक एनर्जी और y वाली काइनेटिक एनर्जी दोनों का डिफरेंस मौजूद है, और ये लिखा हुआ है वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। इन दोनों का डिफरेंस है सर 0.23, और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स तो बेटा कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, पर कोई बच्चा सोच के मुझे बताए, अल्हान भाई आप भी शामिल हैं, सारे भाई आप भी शामिल हैं, एक्स से लेके वाई तक पहुंचने में, और ख्याल रहे कि ये ऊपर भी ट्रैक पर गई है टोटाई कार, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ऊपर जाना और फिर यहाँ से यहाँ तक घूम के आना, इस जो मैंने जितना पोर्शन येलो किया है, अल्हान आपसे हमारा सवाल है, इस पूरे येलो पोर्शन की लेंथ बताइए कितनी होगी। हाँ पहले प्लस हो गया 0.232 और प्लस 0.24 जबरदस्त, और 0.25, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो नीचे हाइट पे आएगी, 0.24 नीचे आना, ठीक है, और 0.25, ठीक है जी।
सारी बताइए जो अलान भाई ने मशवरा दिया है, सही है गलत है? अच्छा चलें ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी बात भी। सिद्रा बेटा आप बताइए, आपके ख्याल में जो अलान भाई ने बताया है सही है? एक्स से यहाँ तक जाना 0.30, उसके बाद 0.24 ऊपर जाना, 0.24 नीचे आना, फिर 25 आगे जाना। जल्दी बोले सिद्रा, टाइम कम है बेटा। सही है। आयुष आप क्या सजेस्ट करते हैं, इज इट राइट टोटल डिस्टेंस? अच्छा जी, पर ये गलत है, ठीक है ना, गलत है, जब इतनी लंबी कर रहा हूँ मैं। भाई जब ये टॉय कार सर्कुलर पाथ पे भागेगी तो ये 0.30 सही है। ये सरकमफेरेंस पे भाग रही है भाई, सरकमफेरेंस पे कार भाग रही है। और मेरे ख्याल में अल्हान भाई समझ रहे हैं कार यूं ऊपर गई है और फिर यूं नीचे आई है और फिर यूं आ गई है। तो अल्हान भाई ने जो मुझे डिस्टेंस बताया है वो येलो ट्रैक ये वाला है जो मैंने बनाया है, जबकि प्रैक्टिकली ये ट्रैक है ही नहीं। ट्रैक क्या है? 0.30, देन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, रेडियस इज 0.12। ठीक है जी। तो ये गलती हो गई है अलान भाई आपसे। 0.30 सही है आपका, 0.25 सही है, पर जो सरकमफेरेंस होना चाहिए था 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पर वो भाग रही है, नीचे ऊपर वर्टिकल थोड़ी भाग रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्टिकल हाइट, पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्टिकल हाइट। अभी मुझे कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस पर वो फ्रिक्शन फेस करती हुई आई है, फ्रिक्शन वाले रास्ते का डिस्टेंस। तो फ्रिक्शन वाले रास्ते का डिस्टेंस 2 पाई आर से आएगा। तो खैर पूरी बात बन गई, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस में एक डिस्टेंस था 0.30, 0.30, 0.25 प्लस 2 पाई आर, आर था 0.12, और 0.12 भी मुझे याद नहीं आ रहा सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, मीटर है, ठीक है जी, 0.12 मीटर है। ठीक है जी। तो ये सीधा रास्ता है जमीन का, ये सीधा रास्ता है जमीन का, ये सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। इन सबको प्लस करके 0.23 से करोगे डिवाइड, और अब 0.23 से करोगे डिवाइड तो फोर्स आएगी 0.18, फोर्स आएगी जनाब 0.18। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और कल वाली क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर जो मैंने बीच का छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 9